डालने पे बस हो गया। देखो क्या देखो मोबाइल में सही आ रहा होगा। तुम बोलो उमा सिंह बोलो। हेलो 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 आवाज़ आ रही? अरे ये आवाज़ कैसी? क्यों? हाँ देखिए बच्चे सब लोग लाइव आ जाइए। सबको आवाज़ आ रही है? सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। जल्दी से देखिए सभी लोगों को आवाज़ आ रही है? सभी लोग लाइव आ जाइए। पर ये आवाज़ कैसी आ रही? झंझना आ रही है ये आवाज़। ये पिन सही लगा एक बार। ये बहुत आवाज़ है। ये पिन निकाल के आवाज़ कर रहा है ये निकाल के देता करो। अच्छा ये पेन हेलो 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 ठीक है। हाँ देखिए हेलो हाँ देखिए डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर पेपर सेकेंड है। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो टॉपिक चल रहा था उसी के आगे आज देखेंगे। कल मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के और बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, आज एक दो टॉपिक और हैं। चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर सेकंड चैप्टर आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो लास्ट टॉपिक बचा है वो थोड़ा देखेंगे। प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय एवं अवरोधन का अर्थ। प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय एवं अवरोधन का अर्थ।
ये सभी लोगों को देखना है, सभी लोग लाइव आ जाइए। सभी लोगों को आवाज साफ सुनाई दे रही है? हाँ, इधर देखेंगे, पेपर का नाम तो पता होगा सभी लोगों को, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। उसी का आगे आज लास्ट टॉपिक इसमें बचा है, प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय और अवरोधन। ये दो टॉपिक हैं, इसको समझना है, अपव्यय क्या होता है, अवरोधन क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन अर्थ पूछा जाता है इसका मतलब समझेंगे। अपव्यय, इसका सीधा सीधा अर्थ होता है जब कोई बच्चा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद उसे पूरा किए बिना बीच में छोड़ देता है तो उसे अपव्यय कहते हैं। किसी बच्चे ने प्रवेश लिया और पाठ्यक्रम को पूरा होने के बाद उसको छोड़ दें, ठीक है, क्लास को, प्रवेश को छोड़ देता है, तो उसका जो धन हुआ वो अपव्यय, शिक्षा का अपव्यय हुआ। तो वहां पे कहेंगे प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय हो रहा है। तो यहाँ सीधा सीधा अर्थ है इसका, जब कोई बच्चा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद उसे पूरा किए बिना बीच में छोड़ देता है तो उसे हम अपव्यय कहते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन समझना है। जब कोई बच्चा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है और लेने के बाद उसे पूरा किए बिना बीच में छोड़ दे तो उसे हम अपव्यय कहेंगे। सिंपल सा अर्थ है, तो ध्यान रखना है, जब कोई बच्चा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद उसे पूरा किए बिना बीच में छोड़ देता है तो उसे हम अपव्यय कहते हैं। ये सिंपल सा अर्थ है इसका है। इसको देखेंगे अपव्यय के बारे में। अब उसी में दूसरा टॉपिक बचता है अवरोधन। क्या है दूसरा टॉपिक? अवरोधन। अवरोधन का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है रुकावट। अवरोधन का शाब्दिक अर्थ है रुकावट। क्या है? रुकावट, मतलब रुकावट, अवरोध पैदा हो रहा है। अब प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में रुकावट कैसी है, अवरोध कैसा है, अवरोधन कैसा है, ये थोड़ा समझना है। इसे अवरोधन का अर्थ बताइए प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में, तो आपको समझना है, जब कोई बच्चा किसी एक निश्चित समय के, थोड़ा अंतर है उस डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में, अर्थ में ध्यान रखना। जब कोई बच्चा किसी एक निश्चित समय के पाठ्यक्रम को उससे अधिक समय में पूरा करता है तो उसे हम अवरोधन कहते हैं। तो उसे हम अवरोधन कहते हैं, जिसे कहते हैं रुकावट। क्या कहेंगे शाब्दिक अर्थ में? उसको हम रुकावट कहेंगे। तो इसमें सीधा सीधा है, पूछा जाए अवरोधन का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो अवरोधन का शाब्दिक अर्थ क्या रखेंगे? रुकावट होता है। क्या होता है? रुकावट होता है। अब उसके बाद में जब इसका अर्थ पूछा जाए तो आप इनवर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं, जब कोई बच्चा किसी एक निश्चित समय के पाठ्यक्रम को उससे अधिक समय में पूरा करता है तो उसे अवरोधन कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? अवरोधन कहेंगे। ये अवरोधन का अर्थ समझेंगे। अब अवरोधन का अर्थ तो हो गया, उसके बाद में ये दोनों टॉपिक अगर पूछे जाते हैं तो लघुत्तरी में आते हैं। अगर सीधा सीधा पूछा जाए शॉर्ट में, अवरोधन अपव्यय, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय क्या होता है, प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन क्या होता है, तो अलग अलग आप अर्थ उसका बता सकते हैं। अपव्यय, पाठ्यक्रम में प्रवेश तो लिया, बीच में छोड़ दे तो उसमें ध्यान रखेंगे अपव्यय हुआ। पर अवरोधन में क्या है? पाठ्यक्रम को उससे अधिक समय में पूरा करें तो उसके हम अवरोधन कहेंगे। इसका मतलब रुकावट कहेंगे।
जितना पाठ्यक्रम है उससे अधिक समय ले रहा है तो वहाँ पर अवरोधन हो रहा है, और पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद उसको बीच में छोड़ दे तो वहाँ अपव्यय हुआ। तो दो बातें याद रखना है, शिक्षा जो प्राथमिक स्तर पर अपव्यय हो रहा है और अवरोधन हो रहा है। ये सिंपल से अर्थ हैं, आप इन दोनों को नोट कर सकते हैं। ये पहला है प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय और अवरोधन, तो इसका आप अर्थ लिख सकते हैं। ठीक है, बोर्ड पे लिखा भी है, साफ साफ उतार सकते हैं, इसको नोट्स बना सकते हैं। जब कोई बच्चा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद उसे पूरा किए बिना बीच में छोड़ देता है तो उसे हम अपव्यय कहते हैं। और अवरोधन में, अवरोधन का शाब्दिक अर्थ होता है रुकावट, और रुकावट का मतलब सीधा सीधा मतलब अर्थ होता है जब कोई बच्चा किसी एक निश्चित समय के पाठ्यक्रम को उससे अधिक समय में पूरा करता है तो उसे हम अवरोधन कहते हैं। ये दो टॉपिक हैं, इनके अर्थ थोड़ा समझेंगे और इन दोनों को नोट कर लेना। उसके बाद में कल एक टॉपिक थोड़ा रह गया था, मैंने बताया था न्यूनतम अधिगम स्तर। न्यूनतम अधिगम स्तर पीडीएफ मिली भी होगी, उसमें थोड़ा समझ लेना है। न्यूनतम अधिगम स्तर में तो इनमें मैं बताया था न्यूनतम अधिगम स्तर 3 शब्दों से मिलकर बना है, सभी को मालूम होगा। कल मैंने समझा भी दिया था, पीडीएफ सभी को भेज दी थी ग्रुप में। उसके बाद में अधिगम का मतलब मैंने समझा दिया था, अधिगम माने होता है सीखना, और स्तर थोड़ा रह गया था और स्तर की डेफिनेशन समझ लेना है। इन दोनों को समझ के और चैप्टर समाप्त हो रहा है। तो थोड़ा एक बार देखो रिपीट करे दे रहे हैं, पुराना कल छूट गया था जो। न्यूनतम अधिगम स्तर, ठीक है। न्यूनतम अधिगम स्तर तो मैंने बताया था इसकी अवधारणा, कल मैंने हेडिंग डलवाई थी, न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा क्या है, कंसेप्ट इसके लिखने हैं, न्यूनतम और अधिगम के और स्तर के। तो अलग अलग टॉपिक मैंने कल पीडीएफ भेजी भी थी, आप लोगों को समझा भी थी, पूरा लिख लें। अवधारणा, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा आज मैं रिपीट करे दे रहा हूँ, डेफिनेशन बोले दे रहा हूँ, इन दोनों को नोट कर सकते हैं। तीन टॉपिक है ये। अब सीधा सीधा सिंपल शब्द बताया था, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है न्यूनतम अधिगम स्तर। न्यूनतम का मतलब सीधा है, न्यूनतम शब्द का अर्थ है कौशलता के उस अंश से है। क्या है? न्यूनतम शब्द का अर्थ कौशलता के उस अंश से है जो किसी निश्चित कक्षा के विद्यार्थियों, क्या कह रहा, जो किसी निश्चित कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित किया जाता है। निश्चित समय में अर्जित किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? न्यूनतम। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुनना सभी लोग। यह न्यूनतम शब्द का अर्थ कौशलता के उस अंश से है। उस अंश माने एक हिस्सा, जिसे भाग कहते हैं। अंश मीन्स हिस्सा या भाग। कौशलता के उस भाग कह सकते हैं, अंश कह सकते हैं, हिस्सा से है। ठीक है। जो किसी निश्चित कक्षा के विद्यार्थियों, जो किसी निश्चित कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित किया जाता है। विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित किया जाता है, उसे हम कहेंगे न्यूनतम। क्या कहेंगे? न्यूनतम। ये डेफिनेशन मैंने कल पीडीएफ के रूप में भेजी है। जिन लोगों को नहीं समझ में आया है तो आप यहाँ समझ सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कौशलता के उस अंश या उस हिस्से को दर्शाने से। उसमें क्या होता है, विद्यार्थियों द्वारा जो जितने समय में अर्जित कर रहे हैं निश्चित समय कक्षा में, ठीक है, वो हम क्या कहेंगे? न्यूनतम स्तर उसको बोलेंगे। और अधिगम का मैंने बताया था,
अधिगम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सीखना। अधिगम का जो शाब्दिक अर्थ बताया था, क्या बताया था मैंने? सीखना। ये याद रखना, सीखना। तो इसका मतलब है अधिगम का शाब्दिक अर्थ है सीखना। और अधिगम में क्या होता है? बालक के व्यवहार में ऐसे परिवर्तन, बालक के व्यवहार में ऐसे परिवर्तन जिसमें वह स्वयं को समाज में समायोजित कर सके, समाज में समायोजित कर सके, उसे क्या कहेंगे हम? सीखना कहेंगे या अधिगम कहेंगे। इसका सीधा मतलब है व्यवहार में आया परिवर्तन, व्यवहार में आया परिवर्तन, ठीक है, जो व्यवहार के द्वारा आपके अंदर परिवर्तन आता है व्यवहार, तो उसको हम सीखना बोलते हैं या अधिगम बोलते हैं। ये सिंपल सी एक गिलफोर्ड ने कथन भी दिया, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या है? अधिगम है। ये डेफिनेशन मैंने बताई थी, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। ये भी आप सिंपल सीधे रखना है। उसके बाद में आता है स्तर, न्यूनतम, अधिगम और लास्ट में है स्तर। स्तर का मतलब होता है लेवल, उसका लेवल, इसका मतलब होता है स्तर शब्द का अर्थ होता है उस स्थिति से है। स्तर शब्द का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें बालक निश्चित समय में उपलब्धि प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? निश्चित समय में उपलब्धि प्राप्त करता है, तो उसको बोलेंगे स्तर। क्या बोलेंगे? उसको स्तर बोलेंगे। तो यहाँ पर न्यूनतम, अधिगम, स्तर तीनों को अलग अलग डिफाइन किया गया है। अगर सीधा पूछा जाता है न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा बताइए, तो पहले न्यूनतम अधिगम स्तर 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहले न्यूनतम के बारे में डालेंगे, फिर अधिगम के बारे में डालेंगे, ठीक है, और फिर स्तर के बारे में डालेंगे। स्तर में सीधा सीधा है, स्तर शब्द का अर्थ है उस स्थिति से जिसमें बालक निश्चित समय में उपलब्धि प्राप्त करता है, उसको हम स्तर बोलेंगे। क्या कहेंगे? स्तर कहेंगे, लेवल, ठीक है, जो उसके लेवल है तो उसको स्तर बोल देते हैं। तो यहाँ पर न्यूनतम, अधिगम, स्तर अलग अलग डिफाइन हो जाता है। उसके बाद में न्यूनतम अधिगम स्तर की परिभाषा पूछी जाए तो इन्हीं को आप पॉइंट टू पॉइंट दे सकते हैं, न्यूनतम की, अधिगम की और स्तर की परिभाषा के रूप में दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर सीधी एक परिभाषा बनाना है, तीनों की परिभाषा अगर एक बनानी है तो इसको भी थोड़ा समझ लें। ये तो टॉपिक पहला है, अब परिभाषा के रूप में देख सकते हैं। इसी की परिभाषा है तीनों की। न्यूनतम, अधिगम, स्तर तीनों को कंबाइन करके इसको लिख सकते हैं। न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है, न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रोसेस है, कहेगा न्यूनतम अधिगम स्तर का, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक निश्चित जिसमें एक निश्चित किया जाता है कि बच्चों को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए, कम से कम कितना सीखना चाहिए। ये डेफिनेशन आप सीधा सिंपल कर सकते हैं। न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चों को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। ये भी डेफिनेशन देख सकते हैं, नहीं तो मैंने अधिगम, न्यूनतम और स्तर को दोनों को आप तीनों को डिफाइन करके अलग अलग लिख सकते हैं। इसमें शुरुआत में मैंने जो बताया है इसको थोड़ा समझ लेना है। शुरुआत में जो टॉपिक है जिसे अनुच्छेद है, उन टॉपिकों को अच्छे से आपको देखना है।
अनुच्छेद 14 जो बताया था, और 15(4) और अनुच्छेद 46 के बारे में थोड़ा उसी में बताया है। अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद आपको जो 21 का दिया गया है ये भी देखना। अनुच्छेद 45 को मैंने डिफाइन किया है, उसको भी समझ लेना। अनुच्छेद जो 28 है, अनुच्छेद 29(1) और अनुच्छेद 29(2), इन दोनों को देख लेना है, ठीक है। अनुच्छेद 30 के बारे में समझाया गया है। अनुच्छेद 343, ठीक है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी का वर्णन किया गया, ये भी मैंने बताया है। बाल अधिकार जैसे है, बाल अधिकार के उद्देश्य, ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके बारे में समझ लेना है। और बाल अपराध, इस टॉपिक को मैंने बताया है, इन परिभाषाओं को याद करना है, ठीक है। इनके जो शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे उन शॉर्ट क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह याद कर लेना है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग को भी तैयार कर लेते तो शॉर्ट उसी में आपको तैयार हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में जो ज़्यादा कठिन कोई टॉपिक नहीं है, छोटा चैप्टर है, और इन चैप्टरों को शुरुआत में अच्छे से कंप्लीट करना है सभी लोगों को, सभी बच्चों को, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर आएगा और फिर थर्ड चैप्टर आएगा। सेकेंड चैप्टर में स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा का वर्णन किया गया है। उसमें कुछ समितियां हैं, कुछ आयोग हैं, उन समितियों, उन आयोगों को समझना है। फिर चैप्टर जो 3 है वो स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का वर्णन किया गया है। तो पहले पूर्व शिक्षा के बारे में समझेंगे और फिर तीसरे चैप्टर में उसके बारे में भी देखेंगे। तो ये आज 2 टॉपिक इसमें मेन थे, अपव्यय और अवरोधन। इसका अर्थ देख लेना, इन दोनों की परिभाषा, ठीक है। ये तो मैंने कल PDF भेजी दी थी सभी लोगों को, न्यूनतम अधिगम स्तर की, ठीक है। आपको PDF पहुंच गई होगी सभी के पास। अब इधर देखेंगे दूसरे चैप्टर के बारे में। आज शुरुआत कर देते हैं, 1-2 टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सभी लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? यस करें। सभी लोगों को क्लियर आवाज आ रही है? सभी लोगों को दिख रहा है कायदे से? थोड़ा लाइट चली गई है तो हो सकता है थोड़ा बहुत अंधेरा टाइप का दिखाई दे रहा हो। कोशिश करें, मैं बड़ा लिखूंगा और समझने की कोशिश करेंगे। सभी लोग इधर देखें, क्योंकि यहाँ बादल है और बारिश भी हो रही है, थोड़ा अंधेरा टाइप का है चारों तरफ। तो इधर सेकेंड चैप्टर में स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा का वर्णन दिया गया है। इसको थोड़ा समझ लेना है सभी लोगों को कायदे से। और इसमें प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग और समितियां, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग और समितियां दी हैं। उसमें स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा की भूमिका दी होगी। उसके बाद में जो मिशनरी थे उन पे चर्चा की गई है। 1813 का आज्ञा पत्र, उस पर चर्चा की गई है। उसके बाद में प्राच्य और पश्चात, प्राच्य और पश्चात, इसका विवाद दिया गया है। ये कई बार आता भी है, पूछा भी गया है, और इन टॉपिकों को समझेंगे। तो पहले चैप्टर का नाम डालते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर है सेकेंड, नेक्स्ट चैप्टर 2
चैप्टर का नाम है प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां। प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में या प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां। गठित आयोग एवं समितियां। ये चैप्टर का नाम है, सभी लोग डाल लें। अध्याय 2 प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां। जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो शिक्षा किस रूप में दी जाती थी और कौन कौन से शिक्षा संस्थान थे उनके पे चर्चा करेंगे और शिक्षा का विस्तार कैसे हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में जो आयोग गठित किए गए और जो समितियां बनी उन पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले देखेंगे स्वतंत्रता के पूर्व, जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले शिक्षा का प्रसार कैसे किया जाता था, उस टॉपिक को थोड़ा समझना है। सबसे पहले शिक्षा का प्रसार गुरुकुल, बौद्ध मठ सुने होंगे आप लोगों ने। गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी और बौद्ध मठों में दी जाती थी। आपने सुना होगा मुस्लिम जो समुदाय के लोग थे तो इनका भी वर्णन दिया गया है। उसके बाद में अंग्रेजों द्वारा शिक्षा का जो प्रचार हुआ उसका भी दिया गया। उसमें जो मिशनरी थे जैसे डच थे, डेन थे, पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे और अंग्रेज, इनने शिक्षा का प्रसार कैसे किया इस पे भी चर्चा करेंगे। तो आता है स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा, हेडिंग आती है स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा। स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा का वर्णन कैसे है, इसकी भूमिका देखेंगे। जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो शिक्षा का स्वरूप कैसा था, किस प्रकार शिक्षा दी जाती थी, कौन कौन से लोग शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे, उन लोगों को समझना है, उन आयोगों को समझना है, उन समितियों को देखना है। तो शिक्षा का जो प्रारंभिक काल था, प्रारंभिक शिक्षा का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। भारत में प्रारंभिक शिक्षा का जो इतिहास है, जो एजुकेशन हिस्ट्री है, वो बहुत पुराना है, प्राचीन है। इसलिए आपने देखा होगा वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल में आपने देखा होगा गुरुकुल थे, ठीक है, उसमें शिक्षा दी जाती थी गुरुकुलों में। उसके बाद में आपने देखा होगा बौद्ध मठ, जो बौद्ध मठों में शिक्षा का प्रसार किया जाता था,
उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में डच आए, डेन आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए और अंग्रेज आए, उस पर भी शिक्षा का प्रसार हुआ है, उस पर भी चर्चा आप लोगों को करना है, तो वो भी थोड़ा देखना है। तो यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा का इतिहास जो है बहुत पुराना है, तो इसमें 2 टॉपिक देखना है। जैसे वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप क्या था, तो वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप आप ध्यान रखना गुरुकुलों में दी जाती है, जो आपके गुरुकुल थे उनमें शिक्षा का प्रसार करते थे वैदिक काल में। शिक्षा दी जाती थी, एक तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में बौद्ध युग में, इसी में लिख सकते हैं बौद्ध युग में शिक्षा, इस टॉपिक को देखना है। बौद्ध युग में शिक्षा का प्रसार कैसे हुआ, तो बौद्ध युग में शिक्षा का प्रसार बौद्ध मठों द्वारा हुआ। किससे हुआ, बौद्ध मठ जो थे, बौद्ध मठों द्वारा, यहां पे ये ध्यान रखना। उसके बाद में मुस्लिम युग आया। कौन युग आया, मुस्लिम। तो मुस्लिम युग आपने देखा होगा मदरसों, अभी भी चलते हैं मदरसे या मकतबों, तो मकतबों और मदरसों में शिक्षा का प्रसार हुआ। किसमें, मुस्लिम युग में या मुस्लिम काल में, उसको भी समझ लेना है। मुस्लिम युग में शिक्षा, तो इसको देख लेना है। मकतबों और मदरसों द्वारा, ये देखना है। पहले इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आपको मुस्लिम युग में मकतबों और मदरसों शिक्षा का प्रसार हुआ। उसके बाद में ब्रिटिश युग आया। ब्रिटिश युग में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ होना। ब्रिटिश युग में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ होना, इसकी शुरुआत होती है। तो पहले इसकी भूमिका को समझना है। स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा की जो भूमिका बनाई गई, उसमें से उसका वर्णन कैसे किया गया है, उस पर थोड़ी चर्चा एक बार रिपीट कर रहा हूं, टॉपिक को समझ लेना है। तो स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा की भूमिका में तो सबसे पहले रहेंगे, शिक्षा का जो इतिहास है भारत का, वो अत्यधिक प्राचीन है, इस पर समझेंगे। उसके बाद में वैदिक काल या वैदिक युग में शिक्षा का जो विस्तार हुआ, प्रसार हुआ, वो किससे हुआ, गुरुकुलों से हुआ। ठीक है, आपके गुरुकुल थे, उनके द्वारा शिक्षा का प्रसार किया जाता था और शिक्षा का स्वरूप बढ़ा। उसके बाद में बौद्ध युग में, ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बौद्ध युग में शिक्षा का प्रसार, बौद्ध मठ थे, जो बौद्ध मठों में शिक्षा का विस्तार किया गया। तो ध्यान रखना, बौद्ध मठ। इस प्रकार पूछा जाता है वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप या वैदिक काल में शिक्षा का विस्तार कैसे किया गया। तो सीधा सीधा प्रश्न आपको याद रखना है, बहुविकल्पी या लघुत्तरी में गुरुकुलों द्वारा। तो जो गुरुकुल थे उनके द्वारा शिक्षा का विस्तार किया गया। उसके बाद में बौद्ध युग में शिक्षा का, तो बौद्ध मठों द्वारा, सीधा सीधा सिंबित है, बौद्ध से बौद्ध मठ। उसके बाद मुस्लिम युग में शिक्षा का विस्तार, तो आप ध्यान रखना, मदरसे या मकतबों, इन द्वारा शिक्षा का विस्तार किया गया। उसके बाद ब्रिटिश युग आया। ब्रिटिश युग में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ होना। ब्रिटिश युग में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ होना। आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ होना
यहीं से शुरुआत होती है। शिक्षा का विस्तार, जो आधुनिक शिक्षा का विस्तार हो रहा है, ब्रिटिश काल से हुआ है। तो ब्रिटिश का सीधा मतलब था धर्म के अकॉर्डिंग शिक्षा देना। जो ईसाई धर्म था, ईसाई धर्म में एक जो शाखा निकली है कैथोलिक धर्म। कौन धर्म? कैथोलिक धर्म। उसका विस्तार किया जाता था। उसका विस्तार करने के लिए उन शिक्षकों को आगे बढ़ाया गया। जो ईसाई धर्म के अकॉर्डिंग शिक्षा का विस्तार किया गया, उसमें कैथोलिक धर्म की एक शाखा थी। और कैथोलिक धर्म का विस्तार करने के लिए उसमें क्या किया गया, क्योंकि ईसाइयों, जैसे पहले सबसे पहले डेन आए, डेन के अकॉर्डिंग डच शुरुआत की। डचों ने प्रारंभ में सर्वप्रथम डचों ने प्रारंभ किया, पर डचों का धर्म के विरोध शिक्षा का विस्तार करना नहीं था। फिर डेन, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इस टाइप के, और लास्ट में अंग्रेज। अंग्रेजों ने क्या किया, जो कैथोलिक धर्म का प्रसार करने के लिए उनने सबसे पहले शिक्षा का स्वरूप स्थापना, कॉलेजों की स्थापना की। तो उनने जो केंद्र बनाया था वो बंगाल में बनाया था। ईसाई धर्म का जो केंद्र था, विद्यालय था, वो बंगाल में था। उसका एक प्रमुख केंद्र बनाया। उसके बाद में बहुत से कॉलेजों, विद्यालयों की स्थापना की। उसमें कैथोलिक धर्म का प्रचार करने के लिए उसमें अंग्रेजी की महत्ता, साहित्य में विवाद हुआ, भाषा के संबंध में हिंदुस्तानी चाहते थे क्षेत्रीय भाषा, भारत की भाषा बोली जाए। तो इन विवादों को आगे बढ़ते हुए फिर इसका निस्तारण किया गया 20 वर्षों के बाद। फिर शिक्षा का विस्तार किया गया। फिर स्वतंत्र होने के बाद में शिक्षा का विस्तार जो चल रहा आधुनिक शिक्षा के रूप में, वो आपको देखने को मिला भी है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। तो इन टॉपिकों को थोड़ा ध्यान रखना। भूमिका में वैदिक काल में इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध होगी पूरी। उसमें सब डिटेल दिया है कैसे कैसे हुआ है। सिर्फ आपको 2-3 पॉइंट में माइंड में रखना है, ठीक है। वैदिक काल में किसके द्वारा, और बौद्ध युग काल में किसके द्वारा, और मुस्लिम काल में किसके द्वारा। और उसके बाद में मिशनरी आए। मिशनरी में डच, डेन, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज, ये आपको याद रखना है। वो भी आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, उसको भी थोड़ा समझना है। इसमें अब टॉपिक थोड़ा समझा रहा हूं। स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा की भूमिका आपको मिल जाएगी पीडीएफ के रूप में, और जो लास्ट में चैप्टर था उसको भी समझा देंगे, ठीक है। उसमें भी आपको पीडीएफ मिलेगी। अब जो मिशनरी थे शिक्षा के रूप में जो विस्तार करने के लिए, तो उनका मतलब था आधुनिक शिक्षा का आरंभ होना। मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ होना, ठीक है। उसमें उनका प्रमुख उद्देश्य था कैथोलिक धर्म का प्रसार करना। कैथोलिक धर्म का मतलब होता है एक ईसाई धर्म सी एक शाखा है, ईसाई धर्म की एक शाखा है। तो वहां पर कैथोलिक धर्म निकल के आया, ईसाई धर्म की एक शाखा मानी जाती है। उसका एक प्रमुख उद्देश्य था इस धर्म को बढ़ाना। किसका? मिशनरियों का, ईसाइयों का, ठीक है, जो पश्चिमी लोग थे। इसीलिए कहते हैं उसको पश्चात सभ्यता और प्राच्य सभ्यता। तो प्राच्य और पश्चात में इसी का विवाद है, आगे आपको मिलेगा। तो उनका रूप ये था इसका विस्तार किया जाए भारत में, और कैथोलिक धर्म का प्रचार और संस्कृति पढ़ाई जाए। तो उसमें से और इनका शिक्षण संस्थानों की स्थापना, तो 2 काम किए उनने। एक तो कैथोलिक धर्म का प्रचार किया, विस्तार किया, और दूसरा शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना मिशनरियों द्वारा। जो मिशनरी थे, मिशनरी का मतलब होता है जो पश्चिमी लोग, और पश्चिमी लोग का मतलब होता है जैसे डच थे, डेन थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे और अंग्रेज। इन लोगों का सीधा सीधा मतलब था ईसाई धर्म का प्रचार करना।
और इसलिए आधुनिक शिक्षा के रूप में चार्ल्स ग्रांट जो हैं जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, तो नायक ने भी कहा है, उनके अनुसार जो चार्ल्स ग्रांट थे आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता के रूप में दर्शाया गया है। आगे इनका मिलेगा, चर्चा भी होगी। तो इन टॉपिकों पर ध्यान पे नजर रखेंगे। जो मिशनरी क्रम से आए हैं, बंगाल में इन्हें स्थापना की है, और उसके बाद में इसमें क्रम याद रखने की जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम डच, इनने कई विद्यालय खोले, मिमली पट्टम इधर है, साउथ गैंग। उसके बाद में आपने सुना होगा सुरसरा पट्टम, और कई विद्यालयों की स्थापना की। उसके बाद में आपने देखा होगा डेन के बाद में फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज, ये क्रम इसका दिया गया। इन क्रमों को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को कल से विस्तार से समझाऊंगा, पीडीएफ मिलेगी। जितना आज मैंने बताया उसको समझना है। ये चैप्टर आप सभी लोग पढ़ना है, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग और समितियां, सिर्फ आज स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा का वर्णन किया गया है, उसके धर्म दिया गया, कौन कौन धर्म है, और धर्म के आधार पर शिक्षा कैसी दी जाती है। ठीक है, इतना आज रखेंगे और शेष टॉपिक आपको कल समझाया जाएगा। ठीक है, ओके।